जय हिंद दोस्त, आपके अपने YouTube चैनल जादव जी IIT वाले में स्वागत है। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कि जीरो FIR और FIR क्या होता है। इसके लिए आप लोगों को पूरे वीडियो देखना पड़ेगा। ये वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आप लोगों के सभी डाउट क्या होंगे कि FIR और जीरो FIR क्या होता है, आप लोग कैसे दर्ज कराए जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे कार्रवाई होता है, अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, अगर आपको FIR नहीं लिखा जाता है, अगर थाने में जाते हैं FIR नहीं लिखा जाता है तो क्या करना होता है, अगर FIR लिख लिया जाता है और FIR लिखने के बाद भी आपको क्या होता है कि कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आप लोगों को मतलब क्या करना चाहिए और कहां जाना चाहिए, कैसे क्या होता है, ये सब सारी चीजें हम क्या करेंगे कि बताएंगे। A to Z FIR और जीरो FIR से जुड़े हुए जितने भी इसका रूल हैं आप लोगों को क्या करेंगे कि इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि इस वीडियो का स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से क्या कीजिएगा कि देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लेकिन समय आप लोग क्या कीजिएगा कि ये लॉन्ग वीडियो होगा, आप लोग समय इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को लिए हैं क्या कि जीरो FIR क्या होती हैं। आप लोग का हेडिंग दिखाई देता होगा, क्या है कि जीरो FIR क्या होता है। ठीक है, जीरो FIR क्या होती है, जीरो FIR कब दर्ज कराई जाती है, इस मामले को हम पहले सबसे समझेंगे। देखिए क्या है कि व्हाट इज जीरो FIR, यानी जीरो FIR क्या है। आखिर जीरो FIR क्या है, तो अब समझिएगा। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है, जहां सभ्य समाज को सुरक्षा प्रदान, जहां सभ्य समाज को 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा, जहां सभ्य समाज को सुरक्षा प्रदान करने और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए अपने यहां पर्याप्त मात्रा में पुलिस जनों की व्यवस्था रखता है। ठीक है, पहले व्हाट इज जीरो FIR क्या है, इस बारे में हम समझ रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां सभ्य समाज को सुरक्षा प्रदान करने और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए अपने यहां पर्याप्त मात्रा में पुलिस जनों की व्यवस्था रखता है। भारत के हर शहर एवं गांवों में पुलिस चौकियां तथा थाने में आदि मौजूद हैं। ठीक है, देश भर में कहीं भी कोई भी आपराधिक अथवा दुर्घटना घटे, वहां सबसे पहले पुलिस अधिकारी ही पहुंचते हैं और कानून व्यवस्था बहाल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब समझिएगा आगे। ठीक है, वहां पुलिस अधिकारी क्या होते हैं कि कोई भी अगर गांव में घटना होता है या दुर्घटना होता है, कोई यानी आपराधिक मामला हो या सड़क दुर्घटना या कोई भी चीजें हो, सबसे पहले भैया वहां क्या पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचते हैं, जो कि थाना के जिसके अंतर्गत आता है। समझिएगा, अब समझिएगा। ठीक है, पहुंचते और कानून व्यवस्था बहाल करने का प्रयास करते हैं, और कानून व्यवस्था बहाल करने का क्या करते हैं कि प्रयास करते हैं। वैसे तो पुलिस किसी भी घटना की सूचना पर स्वतः संज्ञान लेकर तुरंत वहां पहुंच जाती है, लेकिन कई मामले पर पुलिस को सूचना देने के लिए FIR भी दर्ज करानी होती है। बात समझ रहे हैं। देखिए, कोई भी घटना होता है या दुर्घटना होता है, वैसे तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है, लेकिन कोई ऐसा मामला होता है, कोई ऐसा मामला होता है जहां क्या होता है कि FIR कराने की जरूरत होती है। ठीक है, FIR कराने की जरूरत होती है। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं आप लोगों को कि FIR और जीरो FIR के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है। FIR और जीरो FIR में आखिर अंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए अब यहां से समझिएगा कि जीरो FIR क्या है। ठीक है, जीरो FIR क्या है, यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब समझिएगा। जीरो FIR एक ऐसी व्यवस्था है
जीरो एफआईआर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपराधिक घटना का शिकार व्यक्ति उस थाने में अपनी शिकायत दर्ज नहीं करता है जहां उसके साथ अपराध हुआ है। जीरो समझ रहे हैं क्या है जीरो एफआईआर, यानी जीरो एफआईआर क्या है समझिएगा, यहां स्पष्ट रूप से सब चीजें लिख दिए हैं। ठीक है, क्या है कि जीरो एफआईआर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपराधिक घटना का शिकार, जो आपराधिक घटना का शिकार व्यक्ति होते हैं उस थाने में अपने शिकायत दर्ज नहीं कराता है जहां उसके साथ अपराध हुआ है। और आगे समझिएगा, ठीक है, अब समझिएगा, कहां गया भैया, 1 मिनट, अगले पेज लेंगे। ठीक है, अब समझिएगा, यहां लिखा होगा अच्छे से। चलिए अब देखिए, तो ऐसे में पीड़ित पुरुष अथवा कोई महिला दूसरे थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराती है जिस थाना क्षेत्र में अपराध नहीं हुआ है। समझ रहे हैं, ऐसे में थाना अध्यक्ष पीड़ित अथवा पीड़िता की शिकायत दर्ज कर लेता है और उस शिकायत संबंधित थाने को भेज दी जाती है। इस प्रकार की शिकायत सूचना को ही जीरो एफआईआर कहा जाता है। यह एफआईआर बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए हर किसी को इस बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बात समझ गए? जैसे कि मान लीजिए कि आप दूसरे थाना के हैं और आपके क्या हुआ कि मतलब आप मान लीजिए कि आपने थाना में नहीं, दूसरे थाने में क्या हो गए कि आपका क्या हो गया कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो गया। ठीक है, तो आप अगर एफआईआर करना चाहते हैं उस थाने में, जैसे अपराधी के जो होता है, आपराधिक पीड़ित के जो सदस्य हैं, अगर वो थाना में करवाते हैं अगर एफआईआर दर्ज, तो वहां जाइएगा तो दूसरे थाने में किस लिए कि उस थाने में वो नहीं पढ़ते, तो वहां क्या होता है कि जीरो एफआईआर दर्ज किया जाता है और वो थाना जो है वो अपना जीरो एफआईआर दर्ज कर लेगा और क्या करेगा कि वो जो थाना है, उस जो थाना में वो व्यक्ति पढ़ता है, जिस थाने में उसका अपना थाना है, उस थाने में वहां के जो होंगे एफआईआर करने वाले, वहां के जो होती है प्रशासन क्या करती है कि इस थाने में लेटर भेज देती है। समझ जाइएगा, लेकिन आपका वहां एफआईआर लिखा जाएगा, वही सिलसिला को जीरो एफआईआर कहा जाता है। देखिए यहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसे में पीड़ित पुरुष अथवा कोई महिला दूसरे थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराती है, किसमें? जीरो एफआईआर में, जिस थाना क्षेत्र में अपराध नहीं हुआ है। ऐसे में थाना अध्यक्ष पीड़ित अथवा पीड़िता की शिकायत दर्ज कर लेता है और शिकायत संबंधित जो होता है थाने को भेज दी जाती है। बात समझ गए? जैसे कि ये इसमें स्पष्ट लिखा है कि जैसे देखिए वो थाना जो मान लीजिए कि उस थाने में घटना नहीं हुआ है, उस थाने के अंतर्गत जो है, जो थाने के अंतर्गत जो आता है उसमें घटना नहीं हुआ है। बात समझ रहे हैं? उस थाने के अंतर्गत घटना नहीं हुआ है, ठीक है, और उस थाने में हमारा एफआईआर लिखवाना है। ठीक है, जिस थाने के अंतर्गत घटना नहीं है उसमें हमको एफआईआर लिखवाना, तो जीरो एफआईआर वो लिख देगा। वो जीरो एफआईआर जो लिखेगा वो भेज देगा कहां? जिस क्षेत्र में घटना हुआ है। समझ गए? तो इस प्रकार की शिकायत सूचना को एफआईआर को ही हम क्या करते हैं? जीरो एफआईआर कहा जाता है। यह एफआईआर बहुत महत्वपूर्ण होती है। समझ गए? अब समझिए कि जीरो एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। जीरो एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है, इस बारे में समझिएगा। देखिए, हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएस सोढ़ी के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था कि भले ही अपराध किसी क्षेत्र में हुआ हो, आप लोगों को आसानी से समझिए और आराम से देखिए, पढ़िए, एकदम हम गारंटी देते हैं कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को क्या होगा कि एकदम क्लियर हो जाएगा कि आज से आप जान जाइएगा कि जीरो एफआईआर क्या होता है और एफआईआर क्या होता है, और सभी इससे संबंधित जितना भी आपका रूल होता है सभी की जानकारी देंगे, बस आप समझ दीजिए। ठीक है, तो जीरो एफआईआर पर आखिर भैया सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है, तो समझिए क्या। तो हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएस सोढ़ी के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था कि भले ही अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, लेकिन जुरिस्डिक्शन के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है।
मान लीजिए कि आप क्या किए कि उस थाने में गए हैं कि उस थाने के अंतर्गत वह घटना नहीं हुआ है, समझ रहे हैं, उस थाने में आप गए हैं कि जिस थाने के अंतर्गत क्या हुआ है कि अगर थाना वो देख रहा है कि उस चौकी जो है कि उस चौकी के मतलब एक क्षेत्र होता है, आप आसान जानते हैं ये चीजें, आप जानते हैं कि एक क्षेत्र में बांटा होता है कि ये थाना का यहां तक क्षेत्र होता है, इसका यहां तक होता है। तो मान लीजिए कि आप उस थाने में पहुंचे कि जिसके थाना के अंतर्गत वो क्षेत्र नहीं होता है, जहां वो अपराध हुआ है, तब पर भी उसको वहां एफआईआर लिखना है, उससे माना नहीं करना। ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की राय है, सुप्रीम कोर्ट जो क्या है कि आपको लिखना है। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर.एस. सिसोड़ी के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था कि भले ही अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, लेकिन पुलिस जुरिस्डिक्शन के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से माना नहीं कर सकती है। लेकिन किस आधार पर करेगी, देखिएगा, जुरिस्डिक्शन के अनुसार पर करेगी, ठीक है, जुरिस्डिक्शन के आधार पर एफआईआर दर्ज करेगी, ठीक है। अब सुनिए, और पुलिस को हर हाल में पीड़ित व्यक्ति को और क्या होता है कि देखिए पुलिस को हर हाल में, पुलिस को समझिएगा, पुलिस को हर हाल में पीड़ित व्यक्ति की एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, भले ही अपराध किसी भी थाना क्षेत्र में हुआ हो, ठीक है, ये चीजें बता दी हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने शिकायत लेकर ऐसे थाने में पहुंचते हैं जिसका वास्ता आपराधिक घटना स्थल से नहीं है, तो भी पुलिस को शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करनी होगी। यही चीज हम बता रहे थे जो कि आप लोगों को पहले बता दिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यह एक प्रकार की जीरो एफआईआर होगी। ये जो सिलसिला जितना आपको प्रोसेस बताएं, अगर इस अनुसार आप करते हैं तो ये क्या होती है, यही क्या होता है कि एक प्रकार का क्या होता है कि जीरो एफआईआर होगी, और उस शिकायत को संबंधित थाने में स्थानांतरित कर दिया जाता है। माने वो लिख लेगा, लेकिन जिस थाना के क्षेत्र में ये अपराध हुआ है उस थाने में क्या कर देगा कि ये ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, लेकिन वो आपका एफआईआर लिख लेगा। वही एफआईआर को हम जीरो एफआईआर कहते हैं। जिसके बाद उस थाने में शिकायत मिलने के बाद जांच की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अदालतों ने अपराध की सूचना तुरंत पुलिस स्टेशन में दर्ज करने के लिए अपने पूर्व के फैसलों में स्पष्ट आदेश दिए हैं, जिसका सीधा अर्थ यह है कि अपराध किसी के साथ भी हो। देखिए क्या होता है कि इसका स्पष्ट अर्थ क्या होता है, जीरो एफआईआर बनाने की मकसद क्या है कि देखिए, जिसका सीधा अर्थ यह है कि अपराध किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है। अपराध ये भैया थाना क्षेत्र नहीं देखेगा ना कि इस थाना क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है। इसलिए क्या किया गया है कि जिसका सीधा इसका जीरो एफआईआर बनाने का मकसद क्या हुआ है कि ये जिसका सीधा अर्थ यह है कि अपराध किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो शिकायत दर्ज करने में देरी और लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। जो आपका ये सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश है कि क्या होता है कि आप वही खुद बोला कि जो ये आपका नियम है कि देखिए भैया जो अपराध है ये कहीं भी कहीं और कहीं कभी भी हो सकता है, इसलिए आप इसको प्राथमिक दर्ज यानी एफआईआर करने से में आप कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते, ये नियम है, इसी को हम जीरो एफआईआर बोलते हैं। चलिए अब चलिए एफआईआर क्या है, अब एफआईआर पर चलते हैं। एफआईआर समझ गए, जीरो एफआईआर समझ गए ना, सॉरी जीरो एफआईआर समझ गए। अब चलिए एफआईआर पर चलते हैं। एफआईआर क्या है समझिएगा। एफआईआर क्या है, जैसा कि हमने आपको ऊपर जीरो एफआईआर के बारे में बताया, जीरो जितना था तो ये किस में बताया, जीरो एफआईआर के बारे में बताया। आप भ्रमित ना हो, इसलिए हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि एफआईआर क्या होती है। समझ गए दोस्तों, किसी घटना, दुर्घटना अथवा आपराधिक घटना की प्राथमिक सूचना को ही एफआईआर कहा जाता है। प्राथमिक सूचना का समझ रहे हैं कि कोई भी घटना हुआ, कोई भी आपका घटना हुआ या दुर्घटना हुआ आपके साथ, फर्स्ट में आप जाकर थाना में क्या करते हैं कि रिपोर्ट करते हैं,
एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन लिखवाते हैं, तो वही को इसी को हम क्या करते हैं, एफआईआर बोलते हैं। प्राथमिक सूचना को ही हम क्या बोलते हैं, एफआईआर कहा जाता है। पुलिस स्टेशन में घटना के ब्यौरे को लिखित रूप से दर्ज किया जाता है। पुलिस स्टेशन में घटना को, जब पुलिस स्टेशन में आप जाइएगा तो घटना के ब्यौरे को लिखित रूप में क्या किया जाता है, लिखित रूप से दर्ज किया जाता है, जिसकी कॉपी शिकायतकर्ता को दी जाती है, जिसका कॉपी क्या किया जाता है कि शिकायतकर्ता को दी जाती है। एफआईआर की यह कॉपी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जो ये एफआईआर की कॉपी होती है दोस्त, ये क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है, समझने की कोशिश करिएगा। इस कॉपी के जरिए आप इंश्योरेंस क्लेम दाखिल कर सकते हैं। इंश्योरेंस, इस कॉपी के जरिए आप क्या कर सकते हैं, क्लेम दाखिल, इस इंश्योरेंस क्लेम दाखिल कर सकते हैं, अथवा अपने साथ घटी घटना के संदर्भ में जांच में लापरवाही होने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट होती है क्या, जिसकी जो एफआईआर की यह कॉपी जो है ना दोस्त, ये जो कॉपी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए यही दो चीजें निकल गया, इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, इस कॉपी के जरिए आप इंश्योरेंस क्लेम दाखिल कर सकते हैं, और अपने साथ ही घटना के संदर्भ में जांच में लापरवाही, अगर कोई भी पुलिस स्टेशन में पुलिस जो होता है, पुलिस अध्यक्ष होता है, अगर आपसे क्या करता है कि अगर दोस्त थाना जज जो होता है, अगर आपसे जांच में लापरवाही करता है तो आप अदालत की दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, अदालत की दरवाजा खटखटा सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब एफआईआर किन किन मामलों में दर्ज की जाती है, यह भी समझना जरूरी है। एफआईआर जो है दोस्त, ये किन किन मामलों में दर्ज की जाती है, ये चीजें आप समझिएगा। एफआईआर किन किन मामलों में दर्ज की जाती है, तो सबसे अपराध दो श्रेणी के होते हैं, समझिएगा। अपराध जो होते हैं दो श्रेणी के होते हैं, मामूली और गैर मामूली अपराध। जो तो अब सबसे पहला क्या है कि एफआईआर किन किन मामलों में दर्ज किया जाता है। एफआईआर जो दोस्त हैं, ये किन किन मामलों में दर्ज किया जाता है, आप समझिएगा। सबसे पहले अपराध जो होते हैं दो श्रेणी के होते हैं, मामूली और गैर मामूली अपराध। इन दोनों ही प्रकार के अपराधों को विस्तार से समझना आवश्यक है कि आखिर मामूली और गैर मामूली अपराध क्या है। पहला देखिएगा दोस्त, पहला देखिएगा संज्ञेय अपराध। पहला संज्ञेय अपराध, ठीक है, संज्ञेय अपराध समझिएगा। संज्ञेय अपराध क्या होता है, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में बहुत ही गंभीर किस्म के अपराध शामिल किए जाते हैं। जो ये दो प्रकार के होता है ना, अरे ये मामूली हो गया, ये जो हो गया आपका जो दो तरह का मामूली और गैर मामूली बताया ना अपराध। तो पहला ये तो वही होता है, पहला होता है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध जो हो क्या है कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में बहुत ही गंभीर किस्म की अपराध शामिल किए जाते हैं, जैसे समझिएगा रेप, हत्या, जानलेवा हमला करना, गोली चलाना आदि। ये जो होता है, ये जो रेप, हत्या, जानलेवा हमला करना या गोली चलाना, ये किस में आते हैं, ये संज्ञेय अपराध में होते हैं। ये क्या है कि ये गंभीर किस्म का अपराध माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, गंभीर किस्म का अपराध माना जाता है, ठीक है। तो इसको हम संज्ञेय अपराध में लेते हैं, समझिएगा। अब आता है दूसरा असंज्ञेय अपराध। दूसरा आता है क्या, असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध में कौन कौन आता है, ये चीजें समझेंगे हम। असंज्ञेय अपराध क्या है, ये बहुत मामूली किस्म के अपराध होते हैं। ये क्या होते हैं कि मामूली किस्म के अपराध होते हैं, जैसे आपसी मारपीट, मारपीट आदि के मामले। इन मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, बल्कि इन्हें पहले मजिस्ट्रेट के पास रेफर कर दिया जाता है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को समझाता है कि आप इसे मत कीजिए, ये मत कीजिए। अगर नहीं मानने पर क्या करता है, इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करता है, समझ गए। जो संज्ञेय अपराध होता है तो उसमें गंभीर अपराध आ जाते हैं, जैसे कि रेप हो गया, हत्या हो गया, मर्डर हो गया, समझ रहे हैं, या आप किसी पर गोली चला दिए, या किसी को जान के से मारने की आप क्या कर दिए कि जानलेवा हमला कर दिए, ठीक है। लेकिन असंज्ञेय अपराध में क्या होता है, जैसे छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिसके बाद में ये होता है कि ये अगर आप जाइएगा तो सीधे एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता है, ये पहले मजिस्ट्रेट के पास क्या किया जाता है कि रेफर कर दिया जाता है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को क्या करता है कि समझाता बुझाता है कि देखिए आप ये सब मत कीजिए। अगर ये वो समझाने की कोशिश करता है कि आपस में आप लड़िए मत, इतनी मत कीजिए, और नहीं समझने के बाद क्या करता है कि आगे की कार्रवाई शुरू करता है। अगर आप नहीं समझिएगा तो एफआईआर दर्ज करेगा, सीधी सी बात है, आगे की कार्रवाई करेगा। और समझ जाते हैं तो वहीं से आपका लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो संज्ञेय अपराध और अपराध दो किस्म के होते हैं, जैसे संज्ञेय असंज्ञेय, जैसे मामूली और गैर मामूली। ठीक है, तो एक हल्का अपराध जैसे ये हो गया, एक ज्यादा अपराध हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, अगले स्लाइड को लेते हैं। चलिए अब आ जाइए, हाँ देखिए, अब देखिएगा असंज्ञेय अपराध के पीड़ित व्यक्ति को क्या 0 एफआईआर का लाभ मिल सकता है? समझिए, क्या असंज्ञेय अपराध के पीड़ित व्यक्ति को क्या 0 एफआईआर का लाभ मिलता है? समझिएगा, जी नहीं दोस्त। क्या है कि आपका असंज्ञेय अपराध समझ गए ना? असंज्ञेय अपराध क्या होता है? अब बार बार नहीं बताएंगे, एक बार बता दिए। असंज्ञेय अपराध के पीड़ित व्यक्ति, जो असंज्ञेय अपराध के पीड़ित व्यक्ति हैं, क्या उनको 0 एफआईआर का लाभ मिलता है? जी नहीं दोस्त, उनका 0 एफआईआर का लाभ नहीं मिलता है। यदि अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस श्रेणी का है तो 0 एफआईआर का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि असंज्ञेय अपराध की दशा में तुरंत एफआईआर दर्ज करना जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? इसमें असंज्ञेय अपराध के मतलब समझ रहे हैं? असंज्ञेय अरे हल्का, जैसे मारपीट बताया ना, मारपीट कर दिए किसी के साथ, तो क्या इसमें आप 0 एफआईआर का फायदा ले सकते हैं? आज नहीं ले सकते हैं, आप इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या है? असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध की दशा में तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करना जरूरी है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे मारपीट हो गया, चाहे अब गाली गलौज हो गया, तो इसमें क्या होता है कि तुरंत क्या होता है कि एफआईआर नहीं लिखा जाता, पहले उसको समझाया जाता है, ठीक किया जाता है, तब होता है। तो इसमें आपको अगर सोचिएगा कि हम 0 एफआईआर कर दें, ठीक है, तो इसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। 0 एफआईआर का लाभ नहीं मिलेगा कि आप घटना दूसरे थाना में हुआ हो, अब दूसरे थाना में जाकर एफआईआर करवा रहे, तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये असंज्ञेय अपराध है। ठीक है, ऐसे मामले का संबंध जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, तुरंत केस दर्ज नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि केस तुरंत दर्ज नहीं किया जाता, ये चीजें बता दिए, बल्कि यह मजिस्ट्रेट के पास ही रेफर किया जाएगा। इसलिए संबंधित थाने में जाना ही बेहतर विकल्प है। अगर आपके साथ ऐसी घटना होता है तो आप समझ रहे हैं कि अपराध उसमें हुआ है, यहां से हम कर दे दूसरे थाना क्षेत्र से या दूसरे पुलिस स्टेशन से हम केस कर दें, तो आपका इसका फायदा नहीं मिलेगा। आपका वहां क्या होगा? सबसे बेहतर वही होगा कि जिस थाने का अंतर्गत क्या हुआ है, जिस थाने के अंतर्गत आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, वहीं जाकर एफआईआर कीजिए। ठीक है, एफआईआर करवाना है तो एफआईआर तो होता ही नहीं है इसका। तो सबसे आसान भाषा में समझिए कि असंज्ञेय अपराध में पीड़ित व्यक्ति को 0 एफआईआर का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि असंज्ञेय अपराध में तुरंत एफआईआर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते, ये चीजें समझ गए होंगे। अब आइए आगे, अब आइए एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है तो समझिएगा। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या होगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए जान गए इतना। चलिए अब चलते हैं आगे। अब समझिएगा कि 0 एफआईआर दर्ज कराना क्यों जरूरी होता है। देखिए दोनों मिक्स चल रहा है, ये चीजें आप समझिएगा। 0 एफआईआर दर्ज कराना क्यों जरूरी होता है, अब समझिएगा क्या होता है। 0 एफआईआर दर्ज कराना क्यों जरूरी होता है, अब समझिएगा।
संज्ञेय अपराध की श्रेणी वाले सभी आपराधिक मामले में पुलिस को तुरंत 0 एफआईआर दर्ज करनी होती है। इसके अलावा केस ट्रांसफर करने से पूर्व ही मामले की जांच भी शुरू करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए भैया, संज्ञेय अपराध मतलब तो जान रहे कि बड़ा बड़ा क्राइम है। जब अब बड़ा बड़ा क्राइम है तो अगर तू किसी भी थाने में जाते हैं, उस थाने में अगर उस थाने के अंतर्गत ये क्राइम हुआ हो या ना हुआ है, लेकिन उस पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आपको तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जो कि उसको 0 एफआईआर दर्ज के नाम से जाना जाता है। आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा। फिर इसके अलावा ये नहीं होगा कि वो केस ट्रांसफर करेंगे। केस तो ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कब? केस ट्रांसफर करने से पहले वो जाकर पहले घटनास्थल पर हुआ मामला को जांच करेंगे। मामले को क्या करेंगे? जांच करेंगे, जांच शुरू कर देंगे। ठीक है, जांच शुरू कर देंगे, समझ गए? ताकि क्यों जांच शुरू करेंगे? कि ताकि शुरुआती सबूत नष्ट ना हो। समझ रहे हैं? क्यों करते हैं जांच क्यों करेंगे? जाकर घटनास्थल पर क्यों जाकर एकदम करेंगे केस? देखिए, जैसे संज्ञेय अपराध जो हुआ तो वो थाना में जब गए, मान लीजिए कोई थाना के अंतर्गत नहीं है, तो जाकर तुरंत क्या करेगा? पुलिस वहां कर जाकर उस घटनास्थल पर पहुंचेगा और जांच करना शुरू कर देगा। क्योंकि जो शुरुआती सबूत है, जो फर्स्ट वाले सबूत हैं, वो नष्ट न हो और कोई उन सबूतों से छेड़छाड़ भी ना करे। ठीक है, देखिएगा जैसे मर्डर उडर होता है तो जाइएगा, तो जब पुलिस पहुंचती है तो क्या करती है कि जितना दूर में होता है उसको क्या करती है कि उसको घेर देता है, यानी उसको रोक देता है कि इसके अंदर कोई नहीं आ जाता, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो वही होता है, तो उन सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। जिस थाने में इस प्रकार की शिकायत दर्ज होती है, वह थाना अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट के साथ बाद में घटना स्थल से संबंधित थाने में केस ट्रांसफर करता है। यह पूरी प्रक्रिया 0 एफआईआर कहलाती है। बात समझ गए? ये जो जितनी प्रक्रिया ये है जो बताएं, ये अगर प्रक्रिया हो रही है, यही क्या कहलाती है? 0 एफआईआर कहलाती है। समझ गए? अब समझिएगा आगे, अब आगे समझिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले पर चलते हैं। चलिए अब देखिए, यहां दे रहा है कि अब दे रहा है क्या कि रेप केस में 0 एफआईआर की कितनी मददगार साबित होती है। अगर मान लीजिए कि रेप हो गया, मान लीजिए किसी महिला के साथ रेप हो गया, तो ये हम यहां बताना चाह रहे हैं कि इसमें 0 एफआईआर की कितनी प्रॉफिट मिलता है। 0 एफआईआर की प्रॉफिट इसमें कितना मिलेगा आपको, ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें 0 एफआईआर का प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये चीजें जानने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, रेप केस में। अब चलते हैं अगले इसी पर। चलिए अब देखिए, अगले पेज पर आ गए हम। चलिए देखिए, जब रेप केस में 0 एफआईआर की क्या मदद मिलती है, क्या उससे लाभ होता है, समझिएगा। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई रेप पीड़िता, बलात्कार की शिकार महिला, ठीक है, रेप पीड़िता किसको करेंगे? बलात्कार की शिकार महिला, जो बलात्कार की शिकार हुई है, अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए संबंधित थाने में जाती है, तो उसे क्या किया जाता है कि धकिया कर, अपमानित करके भगा दिया जाता है। ये आप सुने होंगे, अक्सर ये पिक्चर में भी देखने को मिलता है कि किसी भी लड़की के साथ अगर या किसी भी महिला के साथ अगर रेप होता है, अगर वे थाने में जाती है और रेप करने वाले को क्या होता है कि वो क्रिमिनल कुछ टाइप पर आदमी होता है, तो इस थाना से पैरवी होता है, तो वो महिला अगर थाने में जाती है तो क्या किया जाता है कि उसको भगा दिया जाता है। वहां से क्या किया जाता है, संबंधित थाने में, अपने जो संबंधित थाने होते हैं वो थाने में जाती है, तो उसे धक्का देकर या अपमानित करके कुछ कहकर भगा दिया जाता है। तो कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि बलात्कार करने के बाद अपराधी पीड़िता को किसी दूसरी जगह ले जाकर फेंक देते हैं। यह भी होता है दोस्त, समझ गए? बलात्कार किए, क्या हुआ
कि देखिए यहां क्या बताना चाह रहा है कि कुछ मामलों में ऐसा होता है कि बलात्कार करने के बाद अपराधी पीड़िता को किसी दूसरे जगह ले जाकर फेंक देता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो बलात्कार हुआ उसके साथ जो रेप हुआ तो किया मान लीजिए इस थाने में, लेकिन उसको करने के बाद ले जाकर फेंक दिया किस थाने में, दूसरे थाने के क्षेत्र में फेंक दिया, दूसरे थाने के क्षेत्र में फेंक दिया। ऐसे होती है घटना। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कि बलात्कार करेगा इस थाने के क्षेत्र में और क्या करेगा, उसको फेंक देगा ले जाकर, मतलब उसको उधर बिक देगा, मतलब दूसरे थाने के क्षेत्र में। तो अथवा किसी भी बड़े रैकेट के चुंगल से छूटकर भागी, और क्या होता है, अथवा किसी भी बड़े रैकेट के चुंगल से छूटकर भागी लड़की दोबारा उस इलाके में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज कराना नहीं चाहती है। अब समझिएगा क्या होता है। कुछ ऐसी लड़कियों होती है, कुछ महिला कि क्या होता है कि उसके साथ ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि जो रेप करता है, रेप करने की कोशिश करता है, मान लीजिए दबंग टाइप का आदमी है, ठीक है, कैसे भी कहकर उसके चुंगल से वो भाग गई, यानी उससे छुटकारा पाकर भाग गई। लेकिन उस जिस थाने में वो रहती है, जैसे मान लीजिए गांव की ही मामला है, मान लीजिए कि अपने गांव में किसी एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल टाइप का दबंग टाइप का आदमी है, वो कोई लड़की का क्या कर रहा है, रेप करना चाह रहा है। वो लड़की क्या की कि उस आदमी से क्या की कि कैसे भी बचकर भाग गई, यानी वहां से निकल जाती है, ठीक है। और फिर ये क्या कहते हैं कि अपने थाना क्षेत्र में जाकर क्या होता है कि जो उसका संबंधित पुलिस स्टेशन पड़ता है, ठीक है, जहां उसका अपना संबंधी जो है पुलिस स्टेशन है, वहां क्या करती है कि जाकर एफआईआर दर्ज कराना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि जान की डरे। और हो सकता है कि वो जाएगी वहां अगर जाएगी तो हो सकता है कि वो मतलब दिक्कत कर देगा, तो इसके कारण नहीं जाती है। तो ऐसे में 0 एफआईआर एकमात्र ऐसा विकल्प होता है, समझिए। मान लीजिए को दरोगा मिला हो उस रेपिस्ट से, ठीक है, मान लीजिए दबंग है तो भैया उसका है, तो हो सकता है उसका एफआईआर ना लिखा है, समझिएगा। तो ऐसे में 0 एफआईआर एकमात्र ऐसा विकल्प है, समझिएगा। ऐसे में 0 एफआईआर एक ऐसा विकल्प होता है जिसके जरिए वो थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इस प्रकार के अपराधी को, शिकार पीड़िता को शिकायत दर्ज करने में पुलिस मना नहीं कर सकती है, ठीक है। ऐसे में ये जाकर 0 एफआईआर करा सकती है, जिसके जरिए वो थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इस प्रकार के अपराधों के शिकार पीड़िता को शिकायत दर्ज करने से पुलिस मना नहीं कर सकती है, समझ गए। दूसरे थाने में जाकर ये क्या कर सकती है कि अपना करा सकती है, ठीक है। अब चलिए आगे। 0 एफआईआर की व्यवस्था से पुलिस अनजान क्यों बनती है? अब समझिएगा, ये भी होता है भैया, पुलिस की भी गलती होती है इसमें। क्या होता है, क्यों होता है, और ये समझिएगा। 0 एफआईआर की व्यवस्था से पुलिस अनजान क्यों बनती है, समझिएगा कि 0 एफआईआर की व्यवस्था से पुलिस अनजान क्यों बनती है, ये चीजें समझिएगा, ठीक है। तो भारतीय पुलिस का यह दुर्भाग्य है। अब समझिएगा भैया, 0 एफआईआर जानेगा, व्यवस्था के बारे में जानेगा, लेकिन आपको 0 एफआईआर नहीं करेगा। अब समझिएगा, भारतीय पुलिस का यह दुर्भाग्य है कि वह अक्सर आम शहरियों की सुरक्षा प्रदान करने की बजाय अपराधियों का ही संरक्षण करती है हुई दिखाई पड़ती है। यह बात सत्य है भैया, समझ गए, यह बात सत्य है। क्या होता है कि भारतीय पुलिस का यह दुर्भाग्य है कि वह अक्सर आम आदमी का सुरक्षा प्रदान करने की बजाय वो क्या करता है कि अपराधी का ही संरक्षण करती है, ठीक है। ये क्या करता है, पुलिस जो है आम आदमी की सुरक्षा नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा कि अपराधी की ही सुरक्षा करेगा। तो यही कारण है कि पिछले कई सालों से पुलिस रिफॉर्म लागू किए जाने की मांग की जा रही है, मांग हो रहा है, ठीक है, कई सालों से। क्या कि पुलिस रिफॉर्म में लागू करने की मांग हो रहा है, ठीक है। जब संज्ञेय अपराध से पीड़ित कोई व्यक्ति ऐसे थाने में अपने शिकायत दर्ज कराने के लिए जाता है तो थानाध्यक्ष
अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आप उस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराएं जहां घटना घटी है। बात समझ रहे हैं दोस्त? ये क्या है? ये खौफ है। ये जो पुलिस है, पुलिस को क्या है कि जो अपराध किस्म का आदमी है उसका खौफ है कि वो डरे बोलती है, डर कर बोलती है। क्या कि जब संज्ञेय अपराध से पीड़िता कोई व्यक्ति थाने में जाते हैं तो वो क्या बोलता है कि नहीं, देखिए थाना अध्यक्ष क्या बोलता है, अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आप उस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराएं जहां घटना घटी है। ठीक है, तो 0 FIR व्यवस्था वो पुलिस जान रही है कि ये मतलब इनका ये जो है ये इनका भैया ये रूल है, नियम है कि हम करा सकते हैं, लेकिन वो जानने की बजाय भी वो 0 FIR नहीं करता है। वो बोलता है कि जाइए ना वहां करा लीजिए, आप FIR करवा लीजिए जिस जहां घटना घटी है। बताइए तो क्यों? क्योंकि ये संरक्षण देती है अपराधी को। देखिए पुलिस के भी पास मजबूरियां हैं, इसीलिए तो पुलिस रिफॉर्म की मांग की जा रही है, पुलिस रिफॉर्म में लागू किए जाने की मांग की जा रही है कई सालों से। ठीक है, अब देखिए जब भुक्तभोगी व्यक्ति यह कहता है कि मैं उस थाने में नहीं जानना चाहता हूं, भैया हमारा नहीं जानना चाहता हूं, जब वो पुलिस बोलता है, थानाध्यक्ष जो बोलता है कि जाइए जहां घटना घटी हो वहां अब जाकर क्या कीजिए कि FIR दर्ज करवा लीजिए, तो भुक्तभोगी क्या बोलता है, जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या बोलता है कि मैं उस थाने में नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए उसकी शिकायत 0 FIR के रूप में इसी थाने में लिखी जाए। ठीक है, वह कहता है कि थानाध्यक्ष महोदय मैं उस थाने में नहीं जाना चाहता हूं, आप क्या कीजिए कि हमारे इसी थाने में शिकायत जो है, कंप्लेन जो है 0 FIR के रूप में इसी थाना में लिखिए। ठीक है, तो पुलिस 0 FIR की व्यवस्था से ही अनजान बन जाती है और शिकायत दर्ज करने से अपने हाथ खड़े कर देती है। क्या करती? क्यों नहीं शिकायत करती? किसकी? खौफ है ना भैया, खौफ है। ऐसे स्थिति में आपको उच्च अधिकारी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे स्थिति में क्या होंगे कि अब क्या होगा कि थाना अध्यक्ष से अगर नहीं हो रहा है, नहीं आपके जो संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, जो आपका जो कंप्लेन को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, अगर 0 FIR वो दर्ज नहीं कर रही है, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि उच्च अधिकारियों को चक्कर लगाना पड़ेगा। अब उच्च अधिकारी के पास आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जाना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिएगा दोस्त। तो पुलिस का यह व्यवहार उससे कटघरे में खड़ा कर देता है। पुलिस का यह व्यवहार उसे कटघरे में खड़ा कर देता है, क्योंकि कानून ने लोगों को जो अधिकार दिए हैं, पुलिस उन कानूनों को पालन करने से स्वयं ही पीछे हटती नजर आती है। तो ऐसे में पुलिस पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। ऐसे अगर थानाध्यक्ष हो जाते हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है। तो पुलिस का ये व्यवहार जो है उसे कटघरे में खड़ा कर देता है, क्योंकि कानून ने लोगों को जो अधिकार दिए हैं, पुलिस उन कानूनों को पालन करने से स्वयं ही पीछे हटती हुई नजर आती है। तो ऐसे में पुलिस पर सवाल उठना जो शुरू हो जाते हैं। समझ गए क्या हो रहा है कि भैया थानाध्यक्ष जब आपका FIR नहीं लिख रहा है, 0 FIR नहीं लिख रहा है, बोल रहा है कि वहां जाइए जहां घटना घटी है, आप चाह रहे हैं कि नहीं भैया हम इस थाने से करवाएं। आपका क्या है कि ये आपके तो जो है कानून हक दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका कानून ने लोगों को जो अधिकार दिए हैं, ये अधिकार को क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। आपको अधिकार वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जब 0 FIR नहीं कर रहा है पुलिस, तो आप क्या कीजिए, कुछ अधिकारियों के पास से जाइए और कंप्लेन कीजिए। अगर कंप्लेन करते हैं तो अक्सर उस पुलिस पर क्या किया जाएगा कि एक्शन लिया जाता है और वो इस कटघरे में खड़ा होगा, क्योंकि कानून ने लोगों को जो अधिकार दिए हैं, पुलिस उन कानूनों को तो
पालन करने से स्वयं ही पीछे उठे नजर आ रही है। तो ऐसे मामले में क्या होता है कि पुलिस पर सवाल उठना जरूरी है। तो जब भी आपको क्या हो कि आपको 0 FIR कराना हो, अगर वो पुलिस नहीं कर रही है, थानाध्यक्ष नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि वहां जाइए जहां आपका घटना घटा है, तो उस पर क्या कीजिए कि उसका कंप्लेन ले जाकर आप उच्च अधिकारियों से बताइए कि हम इसमें 0 FIR कराना चाह रहे हैं, लेकिन थानाध्यक्ष ये मना कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज का रूल होता है, समझिएगा, अच्छे से आप बताएंगे दोस्त। चलिए अब चलते हैं आगे चलते हैं। अब FIR कौन कौन दर्ज करा सकता है, ये भी जानना जरूरी है भैया कि आखिर FIR दर्ज कौन कौन करा सकता है। तो FIR कौन कौन दर्ज करा सकता है, तो FIR को अपराध का शिकार हुआ व्यक्ति, समझिएगा कि कौन कौन FIR दर्ज करा सकता है, समझिएगा। FIR दर्ज अपराध का शिकार हुआ व्यक्ति करा सकते हैं, उसका कोई रिश्तेदार दोस्त हो सकता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए, अथवा घटना का कोई भी चश्मदीद दर्ज करा सकता है, और पुलिस किसी को कानूनन FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है। जैसे अब समझिएगा कि ये कहने का मतलब क्या है, कि जैसे कि समझिएगा दोस्त कि ये बोल रहा है कि FIR जो है, FIR कौन कौन दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे साथ घटना हुआ, कोई भी घटना हुआ, ठीक है, मान लीजिए, तो FIR हमको कराना है, तो क्या होगा कि FIR हम खुद जाकर भी करवा सकते हैं, ठीक है, थाने में, थानाध्यक्ष से जाकर थाने में हम कंप्लेन के रूप में FIR हम कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर सकते तो मेरा कोई रिश्तेदार है वो भी जाकर कर सकता है, या दोस्त है तो वो भी जाकर कर सकता है। नहीं तो आपको घटना का कोई भी लोग हो, घटना स्थल की मतलब जहां घटना हुआ है वहां जो भी व्यक्ति हैं मौजूद हैं, वो जाकर क्या कर सकते हैं कि करा सकते हैं FIR। पुलिस इसमें माना नहीं कर सकती है क्योंकि कानून FIR दर्ज करने से माना नहीं करेगी। ठीक है, समझ गए। मान लीजिए कि मेरे साथ घटना हुआ, तो हम जाने में असमर्थ हैं, अगर हम नहीं जाना चाह रहे हैं तो हमारा रिश्तेदार भी जा सकता है कोई, या दोस्त भी जा सकता है, या कोई भी व्यक्ति जो घटना का कोई भी चश्मदीद व्यक्ति जो है वो अब जाकर करा देगा FIR। तो ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि FIR कौन कौन दर्ज करा सकता है, ये भी आप ध्यान से समझिएगा। अब आइएगा आगे कि FIR दर्ज कराने के कौन से माध्यम इस देश में मौजूद हैं, समझिएगा दोस्त। अब देखिएगा क्या है, अब हम आगे चलेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रहा है। चलिए अब देखिएगा आगे, ये समझ गए ना कि FIR कौन दर्ज करा सकते हैं। चलिए अब आइएगा, FIR दर्ज कराने के कौन से माध्यम इस देश में मौजूद हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए कौन से भैया माध्यम मौजूद है FIR दर्ज कराने के, तो सबसे पहले समझिएगा, आइए पहले इसको ले लेते हैं ऐसे। चलिए देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, पहला पॉइंट क्या है, FIR दर्ज कराने में कौन से माध्यम। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जो अपराध से पीड़ित हुआ है वह स्वयं उपस्थित होकर अपने साथ हुई घटना की प्राथमिक दर्ज करा सकता है। ये चीज आगे बता दी है, ठीक है, आगे बताए हैं, ठीक है, कौन से माध्यम है, वही बात है कि FIR दर्ज कौन करा सकता है। चलिए तो क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध से पीड़ित हुआ है वह स्वयं उपस्थित होकर अपने साथ हुई घटना की प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है कि पीड़ित व्यक्ति चाहे तो लिखित रूप से, समझ रहे हैं कि मतलब FIR दर्ज, जैसे FIR करने की कौन से माध्यम है, उसमें तो सॉरी पहले वाला में तो बताएं कि FIR में मतलब FIR दर्ज कराने के क्या था। एक मिनट थोड़ा ले लेते हैं पीछे इसको, 1 मिनट। देखिए पहला क्या था कि FIR कौन दर्ज करा सकता है, माने ये था, समझे, FIR कौन दर्ज करा सकता है, ये था।
लेकिन इसमें क्या है कि एफआईआर दर्ज कराने के कौन कौन से माध्यम इस देश में मौजूद हैं, मतलब आप किस किस माध्यम से क्या कर सकते हैं कि एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अब जो अपराध से पीड़ित हुआ है वह स्वयं उपस्थित होकर अपने साथ हुई घटना की प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। दूसरा, पीड़ित व्यक्ति चाहे तो लिखित रूप से स्वयं थाने में उपस्थित होकर अपनी शिकायत दे सकता है। मतलब पीड़ित व्यक्ति है वो क्या करेगा कि लिखित रूप से स्वयं थाने में मतलब जाकर उपस्थित होकर क्या करना कि अपनी शिकायत को दे सकता है। आपातकालीन स्थिति में यानी इमरजेंसी में क्या होगा कि आपातकालीन स्थिति में फोन के द्वारा दी गई सूचना भी बतौर एफआईआर दर्ज की जाती है। समझ गए आप, आपातकालीन स्थिति में फोन के द्वारा दी गई सूचना भी बतौर एफआईआर दर्ज की जाती है। माने फोन पर भी आप कब आपातकालीन स्थिति में यानी इमरजेंसी में आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ प्रदेशों यानी कुछ राज्यों में मोबाइल एप्लीकेशन तथा वेब पोर्टल के जरिए भी एफआईआर दर्ज करने की सिलसिला जारी हो चुका है। समझ गए, कुछ प्रदेशों में मोबाइल एप्लीकेशन तथा वेब पोर्टल के जरिए भी क्या होता है, माने वेब पोर्टल यानी वेबसाइट के भी जरिए क्या हो एफआईआर दर्ज करने के सिलसिला शुरू हो चुका है, मतलब कुछ ही स्टेट में। ठीक है, चलिए तो आप ये जान गए कि एफआईआर कौन कौन कर सकता है। ठीक है, एफआईआर दर्ज कराने के कौन कौन से माध्यम है। ठीक है, आप कोई भी व्यक्ति जाकर खुद घटना को प्राथमिक करा सकते हैं थाने में, यानी अपने चाहे लिख कर अपने जाकर जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आपातकालीन स्थिति में आप फोन के द्वारा भी अपना एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। चलिए अब अगले स्लाइड पर चलते हैं, अगले थी पर कि जीरो एफआईआर क्या है कि जीरो एफआईआर तथा एफआईआर दर्ज कराते और कॉपी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आप जीरो एफआईआर कर रहे हैं या एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं तो कॉपी लेते समय जो आपको मिलेगा तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ये आप समझिएगा। यदि आप अपने साथ घटित गंभीर किस्म का अपराध की एफआईआर दर्ज करा रहे हैं तो प्राथमिकी दर्ज कराते समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि एफआईआर में घटना की तारीख समझिएगा। अगर आप जीरो एफआईआर कर रहे हैं या एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं तो कॉपी लेते समय इन बात को ध्यान रखना। क्या तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि एफआईआर में घटना की तारीख ठीक है, समय तथा आरोपी का उल्लेख जरूर हो। समझ रहे हैं क्या है, आप जिस डेट का घटना हुआ है कि ठीक है, किस डेट के घटना हुआ है, किस समय पर हुआ है और आरोपी का उल्लेख करें जरूर। ठीक है, ये तीन चीज को ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट कि दूसरे पॉइंट में क्या होता है, ये तीन चीज तो समझ गए। और दूसरे पॉइंट पर एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद आप इसकी मुफ्त कॉपी जरूर थाने से प्राप्त कर लें। मुफ्त कॉपी समझ रहे हैं, मतलब नकल, इसका फोटो स्टेट। ठीक है, फोटो स्टेट क्या करें कि आपने क्या करें कि थाने से जरूर ले ले, यानी आप ना हुए तो फोटो खींच ले, फोटो ले ले। ठीक है, तो एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद इसके मुफ्त कॉपी जरूर थाना से प्राप्त कर ले, क्योंकि यह भविष्य की कार्यवाही के लिए बहुत जरूरी होती है। समझ जाइएगा, अगर आप जीरो एफआईआर करवा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं तो ये पहले में तो तीन चीजों का ध्यान रखना है। फिर क्या करना है कि जो एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद जो हो जाता है तो मुफ्त कॉपी जरूर थाने से प्राप्त कर ले, क्योंकि यह भविष्य में काम आ सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आइए, एफआईआर की कॉपी में एक क्राइम नंबर होता है। जब आप जाइएगा एफआईआर लिखवाने, ध्यान दीजिएगा, जब आप एफआईआर लिखवाने जाइएगा दोस्त
ठीक है, एफआईआर थाने में लिखवाने जाइएगा तो कॉपी में एक क्राइम नंबर होता है, जो कॉपी होता है लिखने वाला, जिस पर थाना अध्यक्ष महोदय लोग लिखते हैं, तो उस पर एक क्राइम नंबर होता है जिसका रेफरेंस भविष्य में कभी भी आपको काम आ सकता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, मतलब उसका कॉपी आप ले लीजिएगा, ठीक है, या फोटो खींच लीजिएगा, उसमें आपका सब चीजें ध्यान रखेगा, ठीक है। तो यह क्राइम नंबर भी आपका क्या है कि जरूरी है, क्राइम नंबर भी क्या है कि जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जिसका रेफरेंस भविष्य में कभी भी आपके काम आ सकता है, ठीक है। और एफआईआर की कॉपी लेते समय यह जरूर देख लें, एफआईआर की कॉपी लेते समय यह जरूर देख लें कि उस पर थाने की मोहर लगी है, उस पर थाने की मोहर लगी है या नहीं। इसके अलावा पुलिस अधिकारी का हस्ताक्षर भी होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आप कॉपी लेते हैं ना, तो वहां आप ध्यान दीजिएगा लेते समय जरूर कि उस थाने की मोहर, जिस थाने में आप एफआईआर करवाए हैं, तो उस कॉपी पर उस थाने का मोहर लगी है कि नहीं, ठीक है। और इसके अलावा पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर, जो थाना अध्यक्ष है, पुलिस अधिकारी हैं, उनका क्या है कि हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर है कि नहीं, क्योंकि ये दो चीज होना बहुत ही जरूरी है। बात समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, चलिए क्या एफआईआर वापसी ली जा सकती है। मान लीजिए दोस्त कि आप एफआईआर कर दिए, किसी व्यक्ति पर आप एफआईआर कर दिए और फिर एफआईआर को आपको वापस लेना है, और एफआईआर को क्या करना है कि वापस लेना है, तो क्या आप एफआईआर को वापस ले सकते हैं। तो समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति जिसने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है, यदि वह मामले को और अधिक बढ़ाना नहीं चाहता है, मान लीजिए कि आपकी कंप्लेन कर दिए और सोच रहे कि नहीं छोड़िए, अब कंप्लेन तो एफआईआर करा दिए, अब आपका मन हो गया कि नहीं इस मामले को हम और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो वह समाज में बैठकर आरोपी व्यक्ति के साथ समझौता कर सकता है। मतलब आपके जैसे कि मान लीजिए कि गांव घर के समाज हुआ, 2-4 लोग हुए, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि समझौता कर सकते हैं। अगर आपका एफआईआर वापस लेना है तो आप क्या करेंगे कि दोनों व्यक्ति आपस में मिलकर और 2-4 आदमी को लेकर क्या करेंगे कि आप क्या कीजिएगा कि समझौता कर लीजिएगा और थाने में जाकर दर्ज की गई शिकायत को वापस भी ले सकते हैं। और दोनों आदमी थाने में जाएंगे और कहेंगे कि नहीं अब हमारा एफआईआर जो है वापस लेना है, हम अब ये केस नहीं लड़ेंगे या कुछ भी, ठीक है। तो वहां से आप थाने में जाकर आप क्या कर सकते हैं कि शिकायत को वापस ले सकते हैं और समाज में बैठकर जैसे 2-4 आदमी व्यक्ति जो होते हैं जैसे गांव में होता है, तो ऐसे भी कर आप आपस में समझौता कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है और यदि वह मामले और बढ़ाना नहीं चाहता है, यही चीजें हैं, ठीक है। चलिए ये क्या हुआ कि हो गया है, ठीक है। तो आप अगर एफआईआर वापस लेना है तो क्या कीजिएगा, आप आपस में 2-4 आदमी को रखकर दोनों जो हैं कंप्लेन जिस पर हुआ है और कंप्लेन जिसने किया है वो क्या करेंगे कि समझौता कर लेंगे, ठीक है। तो यार आप थाने में जाकर अपना दर्ज की गई शिकायत फिर वापस ले लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि आप क्या होता है कि एफआईआर वापस कर सकते हैं। चलिए अब आगे अगला पॉइंट क्या है, क्या चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद, समझिएगा, क्या चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद आरोपी एफआईआर निरस्त करने की अर्जी दे सकता है। मान लीजिए दोस्त कि एफआईआर हुआ, ज्यादा मामला आगे नहीं बढ़ा, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि आसानी से तो आप क्या कीजिएगा कि कंप्लेन को वापस ले लीजिएगा। लेकिन क्या मान लीजिए कि चार्जशीट दाखिल हो गया, एफआईआर की चार्जशीट दाखिल हो गया और हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि एफआईआर निरस्त करने की अर्जी दे सकता है। मतलब क्या अब आपको एफआईआर जो है ये सभी खत्म करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए पॉइंट में लिखा गया है कि क्या चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद आरोपी एफआईआर निरस्त करने की अर्जी दे सकता है। इस पर हम बात करेंगे, चलिए इस पर अब हम बात करेंगे। वीडियो दोस्त थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोगों का सभी डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये क्या चीजें हैं।
तो देखिए आप समझिएगा, आप मान लीजिए कि 4 सीट थी हो गया और आप एफआईआर दर्ज जो है निरस्त कराना चाह रहे हैं, तो इसका क्या प्रक्रिया होती है समझिएगा। कानून की दृष्टि से देखें तो जिस आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शिकायतकर्ता ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जांच के उपरांत 4 सीट भी दायर कर दी है, तो उस पर क्या होगा अब लेना है। माने कानून की दृष्टि से देखें तो जिस आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शिकायतकर्ता ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जांच के उपरांत 4 सीट भी दायर कर दी है, मतलब जांच किया और क्या किया कि 4 सीट भी क्या किया कि दायर कर दिया। तो ऐसे में आरोपी व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 442 समझिएगा, ऐसे में आरोपी व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 442 के तहत ऊपरी अदालत, ठीक है, ऐसे में आरोपी व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत ऊपरी अदालत में एफआईआर निरस्त करने के लिए अपनी याचिका दे सकते हैं। समझ गए। अगर मान लीजिए कि आप एफआईआर किए, 4 सीट भी दायर हो गया और अब एफआईआर को निरस्त कराना चाह रहे हैं, तो क्या करना होता है, अब इसका क्या प्रक्रिया होती है समझिएगा। जो आरोपी व्यक्ति हैं मतलब जिस पर कंप्लेन किया गया है, ठीक है, जिस पर कंप्लेन किया गया है, तो वो क्या करेंगे व्यक्ति कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत ऊपरी अदालत में एफआईआर निरस्त करने के लिए अपनी याचिका दे सकता है। जाकर आप अदालत में क्या कीजिए कि अपना याचिका क्या कर दीजिए, दे दीजिए। यह माननीय उच्चतम न्यायालय की नई व्यवस्था है, ये जो है ना, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की नई व्यवस्था है जो कि एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद अस्तित्व में आई है। पहले आपराधिक मामलों में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर निरस्त करने वाली याचिकाएं कोर्ट में स्वीकार नहीं की जाती थी। पहले जो था कि जो कि एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद अस्तित्व में आई है कि पहले आपराधिक मामलों में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर निरस्त करने वाली याचिकाएं कोर्ट में स्वीकार नहीं की जाती थी, पहले नहीं होता था। लेकिन अब मतलब अब हो जाएगा। यह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अगर आप ऊपरी अदालत में जो याचिका देंगे तो वो आपको याचिका जो देंगे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन पहले इसका जो था कि 482 के तहत एफआईआर निरस्त कराने वाले अगर याचिकाएं आप कोर्ट में देते थे तो पहले एक्सेप्ट नहीं की जाती थी, लेकिन अब एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, चलिए सुप्रीम कोर्ट की क्या कहना है चल समझिएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था में थोड़ी ढील प्रदान कर दी है कि असल में यह व्यवस्था एक मुकदमे के बाद आई है। जैसे ये जो व्यवस्था है सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अगर आप एफआईआर को निरस्त करने की याचिका जो देते थे तो ये एक मुकदमे के बाद आई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया क्या कि असल में मोहत्ता नाम के एक व्यक्ति ने, समझिए कहानी कब, क्यों और कब लागू हुआ था, कैसे लागू हुआ। असल में मोहत्ता नाम का एक व्यक्ति ने बिल्डर के साथ मिलकर बिल्डर के साथ क्या किया कि संपत्ति विकसित करने का एक अनुबंध किया था। लेकिन बाद में बायोलॉजी के पता चला कि उस संपत्ति पर गगनचुंबी इमारत तो बनाई ही नहीं जा सकती है, मतलब बनाई नहीं जा सकती। इसका कारण यह था कि उस संपत्ति लुटियन जोन में थी, जिसके बाद मोहता जी ने बिल्डर को पत्र लिखकर अवगत कराया कि वह संपत्ति को अब विकसित नहीं करना चाहते हैं। समझ गए। तो जब वो क्या किए कि पत्र लिखकर और अवगत कराएं को मोहता जी बिल्डर को कि ये हम क्या कर रहे हैं कि ये संपत्ति को हम विकसित करना नहीं चाह रहे हैं, तो इस पर बिल्डर ने
को दी गई 1 करोड़ रुपयों की वापस मांगी, और जिस पर महतो ने बिल्डर को सुरक्षा राशि नहीं लौटाई, जिसकी वजह से बिल्डर ने महतो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। वो क्या किया कि जो सुरक्षा राशि था नहीं लौटाई, तो उस पर क्या किया, जिसकी वजह से बिल्डर ने महतो के खिलाफ बिल्डर ने केस कर दिया। किस पर? महतो पर, ठीक है, एफआईआर दर्ज कर दिया। जिसके बाद महतो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, दिल्ली हाई कोर्ट चले गए और एफआईआर निराश कराने की मांग की। जैसे अब एफआईआर हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि चार्जशीट भी दायर कर लिया गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए के महतो जी चले गए दिल्ली हाई कोर्ट और एफआईआर निरस्त करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने उसने कहा कि अभी इस मामले में प्राथमिक जांच चल रही है। कोर्ट की आदेश आया कि इस पर अगर वो डिमांड किए, तो कोर्ट बोला कि इस मामले में प्राथमिक जांच चल रही है, इसलिए उनकी याचिका रद्द की जाती है। इसलिए इनकी क्या हुआ कि याचिका रद्द की जाती है। कोर्ट कहा कि इस पर कोर्ट ने उनसे कहा कि अभी इस मामले की प्राथमिक जांच चल रही है, इसलिए उनकी याचिका रद्द की जाती है। इसके कुछ समय बाद ही बिल्डर के द्वारा दर्ज एफआईआर पर दिल्ली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। ठीक है, जो दिल्ली पुलिस थी क्या की कि अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसके बाद श्री महतो सुप्रीम कोर्ट गए। जिसके बाद क्या हुआ, अब इनका पर तो एफआईआर निरस्त कराने की थी, तो वो बोले कि प्राथमिक जांच चल रही है, तो जो याचिका दर्ज कराए थे उसको क्या किया गया, रद्द कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया। तो इसके कुछ समय बाद बिल्डर के द्वारा एफआईआर जो दर्ज किया गया था, दिल्ली पुलिस ने उस एफआईआर को क्या किया कि अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। जिसके बाद श्री महतो सुप्रीम कोर्ट गए और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर निरस्त करने की अर्जी दी। क्या हुआ, जब दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि जो एफआईआर हुआ था, तो दिल्ली पुलिस क्या किया कि चार्जशीट होती है उसको जो चार्जशीट दाखिल कर दी। जब कोर्ट में यानी अदालत में जाकर क्या किया कि चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट कहां किया, अदालत में जाकर दाखिल कर दिया। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, जिसके बाद श्री महतो जो सुप्रीम कोर्ट में गए और सीआरपीसी की धारा, देखिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत सीआरपीसी 482 के तहत एफआईआर निरस्त करने की अर्जी दी। फिर बाद में ये भी सुप्रीम कोर्ट गए और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर निरस्त करने की अर्जी दी कोर्ट में। कौन? महतो जी, जिस पर एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसे स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहता मामले में आदेश जारी करते हुए कहा कि यह मामला दीवानी प्रकृति का है। यह मामला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहता ठीक है, आनंद मोहता मामले में आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहा कि यह मामला दीवानी प्रकृति का है, इसमें कहीं कोई गंभीर अपराध साबित नहीं होता है, इसमें कोई गंभीर अपराध साबित नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। और चलिए तो आगे क्या बोलता है, तो यह अब समझिएगा, एक मिनट, नहीं होता है तो अभियुक्त द्वारा सुरक्षा राशि न लौटा जाने एक दीवानी मामला है। ठीक है, मतलब जो वो किस लिए किया था, वो क्या जो 1 करोड़ रुपया दिया था, बिल्डर जो 1 करोड़ रुपया दिया था, तो उसका सुरक्षा राशि नहीं न लौटाने के कारण एफआईआर दर्ज किया गया था। वो एफआईआर दर्ज किया, फिर क्या किया कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया, फिर वो कोर्ट में पेश कर दिया, अदालत में दे दिया, अदालत में दाखिल कर दिया। फिर इसके बाद ये क्या किया कि आप मना जो सीआरपीसी की धारा 482 जो होती है उसके तहत ये अपना क्या किया गया, एफआईआर निरस्त
निरस्त कराने की मामला दर्ज की किसमें, अदालत में। तो वही क्या किया, तो कोर्ट ने बताया कि अभियुक्त द्वारा सुरक्षा राशि न लौटा जाने, तो ये जो कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट का कि ये मामला जो है ना, ये दीवानी प्रकृति का है। अभियुक्त द्वारा सुरक्षा राशि लौटा जाना एक दीवानी मामला है, इसलिए अभियोजन पक्ष ने जो मामला दर्ज कराया है, इसलिए अभियोजन पक्ष ने जो मामला दर्ज कराया है वह अदालत में न टिकने वाला और अभियुक्ति को परेशान करने की नीयत से प्रेरित है। समझ गए, वो कहा कि ये जो है, ये जो मामला है, ये अदालत में जो है ये अभिव्यक्ति को परेशान करने की नियत से प्रेरित है। तो इसलिए इसके क्या किए कि एफआईआर जो है ना, वही घड़ी से एफआईआर जो है वहां निरस्त इनका हो गया, यहां से इनका मतलब एफआईआर जो हुआ निरस्त हो गया। तो इसी के आधार पर, जो कि पहले ये लागू नहीं था कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आप एफआईआर के क्या कर सकते हैं, निरस्त करा सकते हैं। लेकिन ये क्या किए कि इसी मामले के बाद से क्या होने लगा कि आप क्या किए कि अगर आपका एफआईआर किए और चार्जशीट दाखिल हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आप कोर्ट में क्या कर सकते हैं कि कोर्ट में आप दोस्त जाकर एफआईआर निरस्त करने की याचिका दाखिल करा सकते हैं और आपका क्या होगा कि आपका एफआईआर निरस्त किया जाएगा। तो इसी मामले के बाद से ये काम जो होता है एफआईआर निरस्त होना शुरू हो गया। क्योंकि जब मतलब कब की ये घटना बता रहे हैं, जब मान लीजिए एफआईआर किए हैं आप, एफआईआर करने के बाद चार्जशीट भी क्या हुआ कि दाखिल हो गया, तो इसके बाद आप एफआईआर निरस्त कराना चाह रहे हैं, तो ये प्रक्रिया होती है सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपको एफआईआर को निरस्त किया मतलब एफआईआर को निरस्त किया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं अगले पर। तो समझ गए, तो ये केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय से आदेश क्या किया कि दे दिया। अब देखिए अगले का देखिएगा, देखिए लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जो आप जानते नहीं है। जीरो एफआईआर अथवा एफआईआर के लिए शिकायतकर्ता के लिए कानूनी प्रावधान क्या है। अगर जीरो एफआईआर अथवा एफआईआर के लिए शिकायतकर्ता यानी जो शिकायत कर रहे हैं, जो कंप्लेन व्यक्ति करने गया है, तो उसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है। भैया जीरो एफआईआर आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, एफआईआर भी अब ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। इसका कुछ क्या है कि कानूनी प्रावधान है, कुछ इसका कानूनी प्रावधान है। चलिए हम यही जानते हैं। तो समझिएगा इसका क्या कानूनी प्रावधान है। जीरो एफआईआर हो अथवा साधारण दर्ज की जाने वाली प्राथमिकी दोनों हो स्थिति दोनों ही स्थितियों में शिकायत को सुनना पढ़ना शिकायतकर्ता का अधिकार है तथा शिकायतकर्ता के लिए कानूनी प्रावधान यह है कि शिकायती को दर्ज एफआईआर पर अपने हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करना होगा। समझ गए क्या है। तो अगर आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने, तो इसका एक कानूनी प्रावधान है कि आप कंप्लेन लिखवा दिए, कंप्लेन लिखवाए, तो वही चीजें बता रहा है कि इसके लिए कानूनी प्रावधान यह है कि शिकायती को दर्ज एफआईआर पर, जो एफआईआर आपका दर्ज हुआ है उस पर अपने हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से यानी कंपलसरी करना होगा। जिस पर एफआईआर लिखाया है वहां अपना सिग्नेचर दोस्त क्या करना जरूरी होता है। ये एक कानूनी प्रावधान है क्या, एफआईआर करने वाले व्यक्ति को, ठीक है। तो अपना हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करना होगा, ठीक है। चलिए अब समझ गए, चलिए अब समझ गए, यही तो कानूनी प्रावधान है। जीरो एफआईआर कीजिए चाहे कोई भी कीजिए, अगर हस्ताक्षर तो भैया लेगा, वो लेता है, ये चीजें तो आप तो जानते हैं। अब समझिएगा क्या यहाँ देखिएगा कि जीरो एफआईआर कैसे करें, जीरो एफआईआर कैसे करें। तो समझिएगा जीरो एफआईआर करने के लिए वो आप उस थाने में जाएं जहां आप अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। इसके बाद थाना इंचार्ज से शिकायत दर्ज करने का अनुरोध करें।
आपको जीरो एफआईआर करना है। जीरो एफआईआर के तो बारे में आपको बता दिए कि जीरो एफआईआर कौन कहलाता है, कैसे जो इसका प्रोसेस होता है, प्रक्रिया क्या होगा, तो ये जीरो एफआईआर कहलाएगा। आप दूसरे थाने में गए तो आखिर आप जीरो एफआईआर गए हैं तो आप कैसे करेंगे, समझिएगा। तो जीरो एफआईआर करने ये चीजें सब बता दिए, लेकिन अब बताएंगे कि जीरो एफआईआर कैसे करें, यानी आप जीरो एफआईआर कैसे करेंगे। तो समझिएगा, जीरो एफआईआर करने के लिए आप उस थाने में जाएं जहां आप अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। मान लीजिए कि जिस थाने में आपको कंप्लेन लिखवाना है तो उस थाने में आप जाइए, और इसके बाद जाने के बाद क्या कीजिए कि थाना इंचार्ज से शिकायत दर्ज करने का अनुरोध करें। आप क्या करेंगे कि आप थाने इंचार्ज से आप बोलेंगे, थाना अध्यक्ष से बोलेंगे कि सर हमें क्या करना है कि जीरो एफआईआर करना है, ठीक है, हमको शिकायत दर्ज करानी है। तो ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि आपकी शिकायत लिखित अथवा मौखिक किसी भी रूप में हो, अनुरोध करें आपकी शिकायत जो है क्या लिखित या मौखिक किसी के रूप में हो, वह दर्ज करने की योग होती है। बात समझ रहे हैं, वो दर्ज करने की। आप क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि आप एक पेज पर लिख कर पहले से ही ले गए, या आप वहां जाकर बोलकर, यानी बोलकर मौखिक कर कर अब क्या करें कि लिखवा रहे हैं, तो ये आप ये दोनों रूप में वो दर्ज करने की योग होती है। आप पहले से लिख कर भी ले जा सकते हैं, और नहीं तो आप मौखिक वहां बोलकर भी लिखवा सकते हैं। जब पुलिस आपकी शिकायत दर्ज कर ले तब आप पुलिस से उसे पढ़कर सुनाने का अनुरोध कर सकते हैं, समझ गए। जब पुलिस आपका क्या करे कि शिकायत दर्ज कर ले, जब पुलिस आपका शिकायत दर्ज कर ले यानी एफआईआर लिख ले, जीरो एफआईआर, तो उससे आप बोल सकते हैं कि सर आप एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप एक बार क्या कीजिए कि हमें पढ़कर सुना दीजिए कि आखिर क्या लिखे हैं। पर समझ रहे हैं, तो यहीं से आप लोगों का जीरो एफआईआर और एफआईआर की समाप्ति हो रही है, ठीक है। अगर दोस्त जीरो एफआईआर क्या है, यदि आपका जीरो एफआईआर कैसे दर्ज कराने से संबंधित एफआईआर या जीरो एफआईआर से संबंधित कोई अन्य जानकारी पाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि हमें कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आप क्या कीजिएगा कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा कि कमेंट कर दीजिए कि सर इस पर हमारे बताइए, हमको ये करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएंगे या आपको कमेंट का रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।